साथियों, ये मेटा फ्रेम्स है। मैं विपिन त्रिपाठी हूँ और ये हमारा तीसरा एपिसोड है गांधी की बात पर। पिछले 2 एपिसोड में हमने गांधी जी के शुरुआती जिंदगी की और उनकी इंग्लैंड में पढ़ाई की चर्चा की। आज हम उसके बाद जब वो गांधी जी वहाँ से लौटकर हिंदुस्तान आए और दक्षिण अफ्रीका गए, तो दक्षिण अफ्रीका की उनकी लड़ाई की शुरुआत करने वाले हैं। 1892 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करके लौट के आए। कुछ दिन बंबई में रुके, कोशिश की कि वहाँ के हाई कोर्ट में और दूसरी कचहरियों में काम मिल जाए, लेकिन कोई खास काम नहीं मिला। तो कुछ दिन रहने के बाद वो राजकोट आ गए और राजकोट में, वैसे बंबई में उनको एक और दुखद खबर मिली कि उनकी माँ गुजर गई थी जब वो इंग्लैंड में थे उस वक्त। तो उनको बड़ा दुख हुआ। खैर वो घर पहुँचे राजकोट, और राजकोट में फिर उन्हें अपनी वकालत जमाई तो ठीक ठाक काम मिलने लगा, लेकिन उनका मन नहीं बुरा लग रहा था, क्योंकि वकालत के धंधे से उनको इतना सुकून था नहीं। एकाएक एक खबर लगी कि दक्षिण अफ्रीका में एक सेठ अब्दुल्ला हैं, उनकी अपने एक कोई दूर के रिश्तेदार हैं, वो भी वहाँ पे एक बिजनेसमैन थे दक्षिण अफ्रीका में। उनका नाम था तैयब खान मोहम्मद। तो सेठ अब्दुल्ला की एक फर्म थी, व्यापार की फर्म, और एक फर्म थी तैयब खान मोहम्मद की। इन दोनों के दरमियान कोई आर्थिक सवालों को लेके विवाद था, वो लंबा मुकदमा था। तो उनको एक सहायक वकील की ज़रूरत थी अब्दुल्ला साहब को। तो उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को गुजरात में चिट्ठी लिखी, खबर भेजी, और उन्होंने गांधी के बड़े भाई से संपर्क किया और तय हुआ कि गांधी जी उनकी वकालत में मदद करने हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब गांधी जी की उम्र 23 साल की थी 1893 में, वहाँ के रुखसत हुए। 23 साल एक बड़ा ख़ास नंबर है हमारे मुल्क के लिए। 23 साल की उम्र में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। हालांकि वो हार गए थे, लेकिन वो पूरी हिम्मत से लड़े, और उसी से हिंदुस्तान में अंग्रेजों के राज की शुरुआत होती है। दूसरी है 1857, सिराजुद्दौला के 100 साल बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वो भी 23 साल की थी, वो भी अंग्रेजों से लड़ी। उस लड़ाई में हिंदुस्तान जीत हासिल नहीं कर सका, लेकिन एक जज्बा था आज़ादी का जो इन दोनों लड़ाइयों ने हिंदुस्तान की आवाम में पैदा किया। और तीसरी शहादत थी शहीद भगत सिंह की। 23 साल के वो थे जब उनको फांसी लगी। तो 23 साल की उम्र में गांधी बिल्कुल, जिसके लिए दौलत का कोई गुमान नहीं, जिसके लिए ताकत का कोई गुमान नहीं, जिसमें अकल का भी कोई गुमान नहीं, साधारण अकल का, साधारण जिस्म का एक लड़का था गांधी। और गांधी ऐसी सूरत में दक्षिण अफ्रीका चले गए, क्योंकि काम धंधा हिंदुस्तान में ठीक से मिला नहीं था। पानी के जहाज से पहुंचे वो, तो मई के महीने के आखिर में वो डरबन, एक बड़ा बंदरगाह है दक्षिण अफ्रीका का, वहां पहुंचे। दक्षिण अफ्रीका के बारे में 2-3 बातें मैं आपको बताऊं कि दक्षिण अफ्रीका में बड़े बड़े 4 उपनिवेश थे, 4 कॉलोनीज थी। कुछ अंग्रेजों की, और एक आध उसमें जो थी वो डच लोगों की थी, उनको बोअर कहते थे उधर। तो इसमें 4 में जो प्रोमिनेंट 4 थी वो ये थी नेटाल, दूसरी थी ट्रांसवाल, तीसरी ऑरेंज फ्री स्टेट, और चौथी थी केप कॉलोनी। तो ये चारों उपनिवेश अपने पैतृक मुल्कों से जुड़े हुए थे। जैसे अंग्रेजों के जो उपनिवेश थे, वो अंग्रेजी हुकूमत जो इंग्लैंड की, ब्रिटेन की हुकूमत थी, उससे जुड़े हुए थे। उनका एक मंत्री उनको देखता था। तो इस तरीके के माहौल में गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। गांधी पहुंचे 1893 में, लेकिन तब तक हिंदुस्तानी पहुंच चुके थे। सबसे पहली हिंदुस्तानी मजदूरों की खेप गई थी 1860 में, और अंग्रेजों ने, नेटाल के जो उपनिवेश थे, उन लोगों ने, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के वाइसराय से एक समझौता किया था कि यहाँ से जो मजदूर जाएंगे वो 5 साल के करार पर, 5 साल के एग्रीमेंट पे जाएंगे, और 5 साल बाद वो आज़ाद होंगे कि किसी के यहाँ भी काम कर लें। 5 साल तो हमारे एक खास ठेकेदार के यहाँ काम करेंगे,
और बाद में वो किसी क्या कर सकते हैं, उनको आज़ाद होंगे, वो अपना मकान लेने के लिए, ज़मीन ख़रीदने के लिए भी उनको ऐसे कुछ रियायतें दी जाएंगी। इस करार पर मज़दूर गए। बहुत कम मजदूरी उनको मिलती थी उस वक़्त, तो इन लोगों को जो एग्रीमेंट पर गए इनको गिरमिटिया मजदूर कहते थे। जब ये लोग पहुँचे तो पीछे से कुछ व्यापारियों को लगा कि भाई अब कारोबार भी हमें करने का मौका मिलेगा, तो कुछ गुजरात के व्यापारी, मुस्लिम व्यापारी ज़्यादातर गए और उनके साथ में उनके जो ज़्यादातर के मुनीम, हिंदू मुनीम होते थे, उनके कारिंदे काम करने वाले मुनीम भी चले गए। बाद में कुछ एक दो चार वकील भी चले गए, एक आध डॉक्टर भी चले गए। इस तरीके से ज़्यादातर तो वहाँ पे मजदूर थे। और गांधी जी जब तक पहुँचे तब तक बहुत सारे गिरमिटिया मजदूर भी थे, लेकिन बहुत सारे गिरमिटिया मुक्त मजदूर थे जो 5-5 साल काम करने के बाद जिनको वहाँ काम करने का मौका मिल गया था तो वो कोई दुकान कर लेता था, कोई मजदूरी करता था। तो जब तक ये दुकान छोटी छोटी सी तब तक तो अंग्रेज़ों को कोई जलन हुई नहीं, लेकिन जैसे ही इन लोगों की दुकानें थोड़ी फैलाना शुरू किया तो और बाहर से भी हिंदुस्तानी व्यापारी भी आ गए, तो फिर इन लोगों को जलन हुई। और मुख्य कारण जलन ही थी, वो ईर्ष्या थी कि कंपटीशन में आ गए हमारे, इनको किनारे किया जाए, इनको हक न दिए जाएं, इनको बड़े बाज़ारों में दुकानें खोलने की जगह न दी जाए, इनको रहने के लिए अच्छी बस्तियों में न रखा जाए, वगैरह वगैरह। तो एक तो रंग चूंकि हिंदुस्तानी लोगों का उतना गोरा नहीं होता है जितना कि अंग्रेज़ों का या डच लोगों का होता है, तो एक तो रंग भेद था, और दूसरा ये बड़प्पन का गुमान कि इनको बिल्कुल कुचल के रखो, दबा के रखो, जो साम्राज्यवादी सोच होता है वो उनके अंदर था। गांधी जी जब इंग्लैंड में पढ़ते थे तो उनको ऐसा अनुभव नहीं हुआ। स्कूल कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज़ में माहौल बहुत बेहतर है, और आज तो और भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैंने देखा अमेरिका के यूनिवर्सिटीज़ में कि वहाँ पर रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता। इंग्लैंड में होता होगा उस ज़माने में जब गांधी जी गए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद उससे कई गुना ज़्यादा था। ये जो इलीट क्लास होता है, जो शोषक तबके का ज़मींदाराना, बड़ी ज़मीनों के मालिक, बड़े बड़े कारोबारों के मालिक जो होते हैं, उनके अंदर ये गुमान ज़्यादा होता है। तो गांधी जी उस माहौल में डरबन उतरे। एक हफ्ते सेठ अब्दुल्ला उनको लेने आए, वो डरबन में रहते थे, लेकिन उनका कारोबार जो था वो ट्रांसवाल राज्य में था, ट्रांसवाल कॉलोनी में था। तो गांधी जी को वहाँ से ट्रांसवाल जाना था, जहाँ मुकदमा चल रहा था। प्रिटोरिया एक शहर है वहाँ का, वहाँ जाना था। तो गांधी जी एक हफ्ते तो रहे डरबन में। डरबन बड़ा शहर है, बड़ा समंदर है उधर। और एक हफ्ते के बाद वो गाड़ी पकड़ी उन्होंने और रात में रवाना हुए। वो प्रिटोरिया जाने के लिए रास्ते में चार्ल्स टाउन जाना था उनको, वहाँ से फिर गाड़ी पकड़नी थी। इस तरीके से 3-4 दिन का सफ़र था। गांधी जी रवाना हुए। घंटे 2 घंटे के बाद गाड़ी पहुंची रात में 9 बजे मारिसबर्ग, जो निटाल कॉलोनी की राजधानी थी, वहाँ गाड़ी पहुंची। तो वहाँ डिब्बे में गांधी जी फर्स्ट क्लास का टिकट लेके बैठे थे। इतने में एक गोरा आदमी आया, उसने देखा गांधी जी को तो वो डिब्बे से नीचे निकला, गार्ड को बुला के लाया, और एक कोई अफसर और आया। उसने गांधी से कहा कि तुम्हें पीछे के डिब्बे में जाना है, 3rd क्लास में। गांधी जी भाई मेरे पास तो फर्स्ट क्लास का टिकट है। बोले मैंने कह दिया ना कि तुम्हें पीछे जाना है, नहीं जाओगे तो पुलिस वाला उतार देगा। गांधी जी बोले भाई ऐसी क्या बात है, आप बुलाइए पुलिस वाले को, उसको भी समझ में आएगा मेरी गलती क्या है। इसलिए पुलिस वाला आया और गांधी जी को धक्का दिया और नीचे उतारा और सामान फेंक दिया नीचे। कुछ देर में गाड़ी की सीटी बजी, गाड़ी चली गई। उन दिनों वहाँ ठंड के दिन थे, जब हिंदुस्तान में गर्मी पड़ती है जून के महीने, मई के महीने में वहाँ ठंड पड़ती है, तो बड़ी ठंड थी। लेकिन गांधी जी का ओवरकोट अपने सामान में रखा रहा, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। वो मुसाफिर खाने में रात भर ठिठुरते रहे, सोचते रहे कि मैं क्या करूं। बहुत सोच विचार के बाद सुकून मिला उनको इस बात से कि ये बड़ी बीमारी का छोटा सा हिस्सा है, हमें मार पड़ गई, लेकिन ये तो इन लोगों के दिलों में रंग भेद है और यहाँ की हुकूमत इस रंग भेद को समर्थन देती है। लड़ाई तो हुकूमत से लड़नी है, तो अगर मुझसे कुछ बन सके तो इसके लिए काम करूँ, वरना हिंदुस्तान अपना मुकदमा लड़के चला जाऊँ वापस। ऐसा सोच के उनको सुकून मिला। लेकिन ये बात उनके दिमाग में बैठ गई कि ये रंग भेद की बीमारी बुरी है और जितनी मुझसे बन सके इसकी मुखालफत मुझे करनी है। अपने व्यक्तिगत तौर पे कोई मुझे मारे, गाली दे, उसका मुझे प्रतिकार नहीं करना है। मुझे तो इस जो यहाँ का की कल्चर बन गई है इलीट क्लास की, यहाँ की हुकूमत का जो कानून है उससे लड़ना है, वो गलत है। ऐसा करके सोच के वो दिन भर रात भर रुके, अगले दिन भर रुके, रात में फिर वही गाड़ी पकड़ी और फिर वो उसमें बैठ के सवेरे चार्ल्स टाउन पहुँचे।
चार्ल्स टाउन से उनको एक दूसरे शहर जाना था जहाँ पे गाड़ी मिलती है, तो उनको इस घोड़े की गाड़ी में बैठना था। सिक्रम कहते हैं उसको। सिक्रम में कई घोड़े खींचते होंगे उसको, तो उसमें बीच में बैठने की जगह होती है, और जहाँ वो गाड़ी चलाने वाला हो तो उसके बगल में तो छोटी छोटी बैठने की जगह और होती हैं। तो जो अच्छे मुसाफिर, रईस मुसाफिर होते हैं वो तो अंदर बैठते हैं, जो गरीब सा कोई हो तो बगल में बैठता है। गांधी जी ने टिकट तो बड़े अंदर बैठने का लिया था, लेकिन अंग्रेज चूंकि अंदर बैठे थे गोरे लोग, तो उन्होंने कहा गांधी जी को गाड़ी बांध के बगल में बिठाया। कुछ देर के बाद जो एक बड़ा अंग्रेज था, उसका मन था कि मैं हवा ले लूँ जरा, तो गांधी से बोला कि तुम जरा पायदान पर बैठ जाओ। गांधी जी बोले भाई देखिए, मैंने टिकट तो अंदर का लिया था, आपने मुझे वैसे ही बाहर बिठाया, और अब आपका मन कर रहा है कि मैं हवा ले लूँ, तो आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं नीचे पायदान पर बैठ जाऊँ। अगर आप कहें तो मैं अंदर तो जा सकता हूँ, पायदान पर क्यों बैठूँ मैं? उसने गांधी को मारना चालू किया, बहुत मारा गांधी जी को, और तांगे से पटक देना चाहता था, लेकिन गांधी जी ने डंडा पकड़ लिया तो किसी तरीके से बच गए। फिर अंदर से किसी ने आवाज़ लगाई कि भाई इनको मत मारो, तो थोड़ा रुक गया वो, लेकिन घूरता रहा गांधी जी को। तो किसी तरीके से इतनी मार पीट खा के किसी तरीके से गांधी जी प्रिटोरिया पहुंचे। जब प्रिटोरिया पहुंचे तो उन्होंने वकालत चालू की। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि सेठ अब्दुल्ला के जो कंपटीटर थे, जिनसे मुकदमा चल रहा था तैयब साहब से, उनसे मुलाकात की और बता के आए थे अब्दुल्ला साहब को कि मैं कोशिश तो ये करूंगा कि तैयब साहब से आपके रिश्ते, आपका सुलह हो जाए। तो अब्दुल्ला ने कहा कि भाई आप ऐसी हमारी कोई जानकारी उनको नहीं देना। गांधी जी ने कहा उसका मुझे पूरा इल्म है, और मुझसे आपकी कोई जो छुपी हुई बात है वो उजागर नहीं होगी, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि आप दोनों में सुलह हो जाए। इस तरीके से गांधी जी पहुंचे तो उन्होंने पहले हफ्ते में ही तैयब साहब से मुलाकात कर ली और उनसे कहा कि देखिए, हिंदुस्तानियों की हालत इस मुल्क में अच्छी नहीं है, और आप जितने लोगों से मुझे मिलवा सके हिंदुस्तानियों से, मैं चाहता हूँ कि दक्षिण अफ्रीका में जितने हिंदुस्तानी हैं सबसे मेरा संपर्क बन जाए। और तैयब ने इनकी बात मानी, जानते हुए भी कि ये हमारे प्रतिद्वंद्वी का वकील है, फिर भी उसने खुले दिल से मदद की, और गांधी जी ने एक मंडल कायम किया और पढ़ाने का, अंग्रेजी पढ़ाने का सिलसिला चालू किया कि जो गिरमिटिया मुक्त हिंदुस्तानी हैं उनको अंग्रेजी में की समझ जानकारी कम है तो उनको अंग्रेजी पढ़ाएंगे। इस तरीके से उन्होंने इस समाज में अपना पढ़ाने लिखाने का काम चालू किया प्रिटोरिया में, और कोशिश में कचहरी भी जाने लगे। तो कचहरी में अपमान भी उनका हुआ, लेकिन गांधी जी अपने व्यक्तिगत अपमान से बुरा नहीं मानते थे और कोशिश ये करते रहे कि किसी तरीके से यहाँ के हिंदुस्तानी समाज में एक ताकत पैदा हो जाए कि जुल्म का, जो जुल्मी कानून है, भेदभाव करने वाले कानून हैं, उनके खिलाफ वो आवाज़ उठा सके। स्कूलों का भेदभाव है, रहने के ठिकानों का भेदभाव है कि इन बस्तियों में आप मकान नहीं ले सकते, इन जगहों पे कारोबार नहीं चला सकते। इस प्रकार के भेदभाव गांधी जी के दिमाग में खाका बन गया और उसी से उनको लड़ाई लड़नी थी। तो चलते चलते क्या हुआ कि एक बार की एक वाकया है कि गांधी जी सड़क पे जा रहे थे तो किसी के घर के सामने से गुजरे तो वहाँ गोरा संतरी खड़ा था, उसने गांधी को लात मारी, गांधी ज़मीन पे गिर गए। तांगे में दूसरी तरफ से कोई आदमी आ रहा था, वो भी अंग्रेज था, वो गांधी को जानता था। बोले गांधी मेरे साथ चलो पुलिस स्टेशन, इसकी शिकायत करेंगे, इसको गिरफ्तार कराएंगे। तो गांधी जी ने कहा नहीं कोई बात नहीं, इनकी गलती नहीं है, ये तो यहाँ का कानून ऐसा है, हुकूमत ऐसी है, हमें इससे कोई बैर नहीं है। तो इस तरीके से गांधी ने अपने ऊपर होने वाले तमाम किस्म के हमले बर्दाश्त किए, क्योंकि उनके दिमाग में, उनके सामने एक बड़ा असूल था कि अगर लड़ना है तो हुकूमत से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। बहुत साल पहले, 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद के सामने भी यही मसला पेश आया था। हुआ ये था कि जब उनके ऊपर 40 साल की उम्र में कुरान शरीफ नाजिल हुई, तो कुरान शरीफ नाजिल हुई तो कई लोगों को उनकी बातें अच्छी लगी और लोग इस्लाम को मानने लग गए। उस दीन का नाम उन्होंने इस्लाम रख दिया, तो इस्लाम, उसको मुसलमान कहने लग गए। तो जो वहाँ के बाकी लोग थे, खासतौर से कुरैश कबीला के जो लोग थे, जो वहाँ का डोमिनेंट कबीला था, वो इनसे बड़ा नाराज हुआ कि ये कहता है कि सब इंसान बराबर, भगवान सबका एक, ये क्या बात है, हमारी से दूसरों की क्या बराबरी। तो वो इनके साथियों को मारने लग गए। मोहम्मद साहब ने कहा कि आपस में झगड़ो मत, इनसे नहीं झगड़ना अपन को जो तुम्हें मार रहे हैं। ये यहाँ की जो हुकूमत है, यहाँ का जो निजाम है, उसने मानसिकता ऐसी बना रखी है, हमें उस पर असर डालना है, आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं।
अपने साथियों को मशवरा दिया कि आप लोग मक्का छोड़ के मदीना चले जाओ। तो एक नज़ीर हमारी तारीख में, हमारे इतिहास में मोहम्मद साहब की मिलती है। उसके पहले ईसा मसीह की वही तकरीर, वही नसीहत थी कि अगर तुम्हें कोई दाएं गाल पे थप्पड़ मारता है तो बाएं गाल कर दो, इतनी बर्दाश्त करो। लेकिन हुकूमत के सामने जब संघर्ष का मौका आया तो फिर वो खड़े हो गए और सूली पर लटक गए। तो वही गांधी ने किया कि गांधी जी की पिटाई होती थी, उनका अपमान होता था, बर्दाश्त कर लिया। बैल और धीरे धीरे हिंदुस्तानियों में उनकी जान पहचान बढ़ गई, तो उन्होंने सुलह भी करवा दी सेठ अब्दुल्ला की और तैयब साहब की, तो मुकदमा निपट गया। इस सेंस में तो सेठ अब्दुल्ला जीत गए, क्योंकि केस उनके पक्ष में जाता था तो उनकी जीत हुई। लेकिन जो भुगतान करना था तैयब को, उनके लिए इतनी मोहलत दे दी सेठ अब्दुल्ला ने कि वो उनकी आसानी से वो उनका पैसा चुका सके। इस तरीके से दोनों में न केवल कानूनी तौर पर सुलह हुई बल्कि दिली तौर पर भी सुलह हो गई, और ये दोनों आगे चल के सत्याग्रह की लड़ाई के पाए बने, बहुत बड़े पाए बने। तो साल भर जब निपट गया, इस बात में साल भर गुजर गया, गांधी हिंदुस्तान लौटने वाले थे, एकाएक खबर आई कि यहाँ पे सरकार एक नया कानून लाने वाली है और जो हिंदुस्तानी यहाँ रह रहे हैं, जिनको वोट डालने का अधिकार है, उससे उनको वंचित करना है, वोट डालने का हक खत्म करना है। तो गांधी जी ने मशवरा दिया कि देखिए मैं तो हिंदुस्तान जा रहा हूँ, लेकिन आप ये लड़ाई लड़ें। तो लोगों ने उनसे दरखास्त की। अब्दुल्ला साहब ने कहा और कई दोस्तों ने कहा, देखिए हम तो कारोबारी लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आप ही हमें अगर रुक के मार्गदर्शन करें तब हम कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप रुक सकें तो हम चाहते हैं कि आप रुकें। गांधी जी रुक गए, और इस तरीके से गांधी न केवल महीने 2 महीने के लिए रुके, 21-22 साल के लिए रुके। तो अगली मर्तबा हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि गांधी जी ने किस तरीके से दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी की रंग भेद के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ बगैर हथियारों की लड़ाई चलाई, और उसमें शुरुआत इन व्यापारियों ने की। फिर धीरे धीरे जुड़ गए सारे के सारे गिरमिटिया मुक्त मजदूर और गिरमिटिया वाले मजदूर भी, और लगभग 10,000 लोग जेल गए। इसका हम जिक्र करेंगे अपनी अगली चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया।